हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। ये हमारा ईबीएस का आज थर्ड वीडियो है। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्लास फोर्थ का एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं हम। ये उसी का सेकंड पार्ट है। आज हम इस क्लास फोर्थ एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा बहुत पिछला देखते हुए कवर करने का प्रयास करते हैं। ये आसपास है। ये पर्यावरण अध्ययन, ये क्लास फोर्थ का है। आसपास के नाम से ही आता है। ये क्लास थर्ड से फिफ्थ तक ये चीज़ें कुछ मैंने पिछले क्लास में अपने डिस्कस किया था कि बांस से बना पुल कहाँ होता है। असम में होता है। नदी पार करने के लिए ट्राली का इस्तेमाल कहाँ होता है? लद्दाख में होता है वल्लम। ये केरला में ऊँट गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी, ये सब सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम जहाँ से हम लोग कहाँ कल छोड़े थे, आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये खिचड़ी वृक्ष वगैरह के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आरटी एक्ट जो 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। मधुमक्खी पालन के बारे में भी हम लोगों ने कल जाना था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो काम करने वाली मधुमक्खी का होता है। वही सारे छत्ते बनाना, रस लाना, रस से शहद बनाना और बच्चों को पालना, इस सारी जिम्मेदारियाँ किसकी होती हैं? काम करने वाली मधुमक्खी का होता है। अगर वो ना हो तो ना छत्ता बने ना शहद बने। ये हम लोग चींटी के बारे में कल देख रहे थे कि चींटियां भी मधुमक्खियों की तरह ये भी समूह में रहना पसंद करती हैं। इसमें रानी चींटी अंडे देती है, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। ये सारी चीज़ें क्लास में अपने डिस्कस किया था। ये हम ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, ये मिठाई, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये गुजरात में जो है, गुजरात का फेमस डिश है। ये नींबू वाले चावल ये जाने रखना। ये बटाटा वड़ा और पूरी पूरी साग, ये कहाँ का फेमस है? ये वलसाड का फेमस है। कोझिकोड कहाँ पे है? ये केरला में है। मडगांव ये कहाँ है? गोवा में पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन है। तो इनको ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ से बिलाते, किस प्रदेश से संबंधित है। तो गोवा से है मडगांव। ऐसा उसमें मेंशन था कि गोवा से केरला अगर जाएंगे, जो पश्चिमी घाट जो पर्वत पड़ता है, हम आपको दिखाते हैं। एक ब्रश ले लें। ये जो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का जो पर्वत होता है, ये वाला इसी साइड में, जैसे हम अगर यहाँ पे गोवा है, गोवा से अगर हम केरला आते हैं यहाँ पे, तो ऐसा उसमें मेंशन था कि लगभग 92 से लेके 2000 तक इसमें सुरंगें पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, पूरा पहाड़ों को काट कर ही ये सुरंग से ट्रेनें गुजरती हैं। तो इसलिए बहुत सारी सुरंगें जो है बनानी पड़ी हैं ट्रेन की पट्टी को गुजारने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, काफ़ी सुरंग हैं पश्चिमी घाट पर्वत पे। नेक्स्ट देखते हैं, उडुपी स्टेशन कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका के जो उडुपी स्टेशन है, यहाँ का इडली वड़ा काफ़ी फेमस है। यह ध्यान रखेंगे। ये बटाटा वड़ा और पूरी साग कहाँ का फेमस है? वलसाड का फेमस था। कहाँ का फेमस था? ये वलसाड का फेमस था। और इडली वड़ा कहाँ का फेमस है? ये उडुपी स्टेशन का फेमस है। साउथ में अक्सर वहाँ के जो कल्चर में है कि वो लोग जो है सफ़ेद या क्रीम रंग की जो महिलाएं होती हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं सफ़ेद रंग की अक्सर। और जो मेल होते हैं वो ये सफ़ेद रंग की सूती धोती पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था ये चीज़ें कि कौन सा लैंग्वेज कहाँ। देखिए, गुजरात का क्षेत्र, यहाँ गुजराती बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। केरल में मलयालम बोला जाता है। कर्नाटका में क्या बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है, और कोंकणी कहाँ बोला जाता है? ये चीज़ें देखिए, ये क्षेत्र जो है क्या है? ये महाराष्ट्र का निचला क्षेत्र है और ये कर्नाटका का ऊपरी जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी जो क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में, यानी महाराष्ट्र का दक्षिण और पूरा गोवा ले लीजिए और कर्नाटका का जो उत्तरी भाग होता है, इन सब में क्या बोला जाता है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये कोट्टायम क्या होता है? कोट्टायम स्टेशन ये केरला में पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम शब्दावलियाँ देखेंगे कि मलयालम में किसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, ये वलियम्मा जो है किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या बोलते हैं? वलियम्मा बोलते हैं। अम्मू माँ किसको बोलते हैं? अम्मू माँ यानी माँ की माँ यानी नानी को अम्मू माँ बोलते हैं। पिताजी की बहन को क्या बोला जाता है?
अप्पाची बोलते हैं, अप्पाची। और मौसा या फूफा जी को क्या बोलते हैं? चिट्टप्पन बोलते हैं। दादा को क्या बोलते हैं? अचचन। और दादी को क्या बोलते हैं? ये सीटेट टूटेट में बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें पूछ लेता था। अब इसमें केबीएस में ध्यान रखेंगे, पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है ऐसे, आप 3-4 ऑप्शन देके कि कौन सा गलत है मैचिंग में। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि वलीअम्मा किसको कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को। अम्मू माँ, नानी को कहा जाता है पिताजी की बहन अप्पाची। मौसा या फूफा को क्या बोलते हैं? चिट्टप्पन बोलते हैं। दादाजी को क्या बोलते हैं? अचचन बोलते हैं। दादी को क्या बोलते हैं? दादी को बोलते हैं अचम्मा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फ़ैरी क्या होता है? फ़ैरी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फ़ैरी जो है, एक वीडियो मैंने कहीं डिस्कस किया था, फ़ैरी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पानी के आर पार जाने के लिए। यहाँ जब हमें नदी से कुछ सामान को इस पार से उस पार ले जाना होता तब हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी को सवारी गाड़ी के रूप में इस्तेमाल करके इस पार से उस पार जाने के लिए फ़ैरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है? ये केरला में किया जाता है, केरला में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रेल टिकट के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है कि रेल टिकट के बारे में, कि रेल टिकट पे क्या क्या चीज़ें अंकित होती हैं। तो उस पर ट्रेन नंबर अंकित होता है, जिस डेट में आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट मेंशन रहता है, किस बर्थ में किस डिब्बे में जो है आपका सीट है, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन रहती हैं। आपके डिस्टेंस का कितना किराया उस पर लगा है वो भी मेंशन रहता है, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं ये भी लिखा रहता है, उसका पीएनआर नंबर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछने का जो तरीका है वो ऐसे पूछता है कि ये 3-4 इसमें से दे देगा, कोई एक कोई दूसरा दे देगा जो कि इनसे संबंधित नहीं होगा। वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रेल टिकट के बारे में सही नहीं है, तो हमको सही क्या है? सही ये सब सारी चीज़ें सही हैं, और जो चीज़ें इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो गलत रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ट्रेन नंबर होता है, यात्रा शुरू होने की तारीखें रहती हैं, बर्थ एंड डिब्बे का नंबर रहता है, इसमें किराया कितना लगा है आपका उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं अपनी यात्रा में, ये रहता है, पीएनआर नंबर रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए उसमें ये चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जिक्र था। इसमें लड़की की शादी का जो उम्र है वो 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। इसके पहले जब शारदा एक्ट 1929 में आया था, क्या आया था? शारदा अधिनियम आया था। ये क्या होता था? शारदा अधिनियम। ये शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह से संबंधित इसमें जानते हैं, लगभग शादी करने की जो उम्र थी वो लगभग 14 वर्ष थी। 14 वर्ष किसकी थी? लड़की की उम्र 14 वर्ष थी। पुरुष की यानी कि लड़के की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष लड़के की थी। लेकिन इस चीज़ को जो है ये माना गया कि बाल विवाह है, क्योंकि 14 वर्ष ये काफ़ी कम उम्र होता है, तो इसको सन 2006 में लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। लड़कियों की उम्र को कितना कर दिया गया? 14 वर्ष से लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया, और लड़कों की उम्र को 18 से क्या कर दिया गया? 21 वर्ष था। शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 में आया था, यानी 1929 में क्या आया था? शारदा अधिनियम आया था। 2006 में क्या आया? चाइल्ड मैरिज एक्ट आया 2006, जिसमें लड़की की शादी की आयु कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। लड़की की कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ खेल थे। चिडू था, हू तू तू था, हा डू डू था, छू किट था। ये कुछ चीज़ें उसमें खेल है, ये साउथ में कुछ खेलों के प्रकार हैं। कभी कभी ये पूछ सकता है, वैसे कम चांस है, लेकिन एक बार देखे रहेंगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी कोई खेल होता है, या कभी दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल है, खेल नहीं है। तो हम देखे रहेंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे, और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कबड्डी के खेल में किस चीज़ का तालमेल होता है? यहाँ शरीर और दिमाग जो है इसका कॉम्बिनेशन होता है, सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। कबड्डी खेलते हैं तो उसमें आँख भी लगाना रहता है, देखना रहता है कि कौन आ रहा, किसको पकड़ रहा है, किसको टच कर रहा है, ये हाथ से ही टच कर रहा है, पैर, क्योंकि चलना रहता है, दौड़ना रहता है उसमें। इन सब चीज़ों का ज़बरदस्त तालमेल रहता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब तो आप सामान्य सी चीज़ें हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये सिडनी ओलंपिक में
सन 2000 में ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में हमारे देश के लिए कोई पदक जीता था। कौन सा पदक था इनका? इनका पदक था, ये ब्रॉन्ज मेडल था। सिडनी में जीती थी। सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये सिडनी ओलंपिक सन 2000 में हुआ था। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठा रही हैं, और ऐसा ये भी माना जाता है कि अभी तक ये 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। और ये भी माना जाता है एक फैक्ट कि ये अपने देश से बाहर जो है 29 मेडल जीत चुकी के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। फूलों की घाटी से संबंधित क्वेश्चन है कि फूल की घाटी कहाँ पाया जाता है? ये हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। फूलों की घाटी, वहाँ पे पूरा फूल ही फूल खिले रहते हैं, तो उसी को फूलों की घाटी कहा गया है। उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। मधुबनी डिजाइन की क्या खास विशेषता है? मधुबनी डिजाइन जो है हमारे मधुबनी जिला कहाँ पे? बिहार में मधुबनी जिला, वहाँ का ये पेंटिंग काफ़ी फेमस है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग को कैसे कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे हम लोग। तो ये ले लेते हैं थोड़ा। मधुबनी डिजाइन ये कहाँ पे? पहले तो मधुबनी जिला का है ये। ठीक है, इसकी ये कैसे बनाया जाता है, ये कहाँ पे बनाया जाता है? घर की दीवारों पे और आंगन में चित्र बनाया जाता है। खासकर दिवाली वाली में भी देख रहे होंगे कि हम लोग के आंगन में भी ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। वहाँ तो चूने या फिर आटे वाटे से बनाया जाता है डिजाइन वगैरह जो भी है। और ये मधुबनी जो घर की दीवारों पे आंगन में चित्र बनाए जाते थे, ये कैसे बनाए जाते थे? ये जो पिसे हुए चावल थे, इनके घोल में हम रंग मिलाते थे। हाँ, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाते थे। अच्छा, ये रंग भी एक विशेष प्रकार का रंग होता है। कैसा रंग होता है ये देखते हैं। ये इसमें नील मिला होता है, नील जिसमें हम कपड़े में चढ़ाते हैं, लगाते हैं, वो नील। नील है, हल्दी है, फूल है, पेड़ों के रंग है। इन सभी के मतलब कुल मिला के नेचुरली जो है सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या करते हैं, हम चावल के घोल में रंग मिलाकर उसको बनाते हैं, एक घोल बनाते हैं। अच्छा, ये रंग कौन सा रहता है? विशेष प्रकार का रंग रहता है जिसमें नील रहता है, हल्दी रहता है, फूल पेड़ों के रंग रहते हैं। फूलों के भी अपने अपने कई प्रकार के रंग होते हैं, पेड़ों के पत्तियों के रंग होते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के जो है एक पेंटिंग बनाई जाती है, मधुबनी डिजाइन। अच्छा, इसमें पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या बनाया जाता है? अ, इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु जो है एक साथ बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। हम आपको आगे पिक्चर में भी दिखाएंगे कि मधुबनी पेंटिंग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं इसके। इसमें कुछ पेड़ पर लगने वाले फूल हैं, कुछ झाड़ीदार जो वृक्ष होते हैं उन पे लगने वाले फूल हैं, कुछ बेल जो क्रीपर्स होते हैं, लताएं होती हैं चढ़ी रहती हैं ऐसे, उन पे कुछ उगने वाले फूल के नाम हैं। कुछ पानी के पौधों पे लगते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जो रात में ही केवल उगते हैं। कुछ फूल ऐसे भी हैं कि जो एक निश्चित समय पे लगते हैं या आते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये देखिए, जो पेड़ के ऊपर जो लगने वाले फूल हैं, जैसे कदम वदम रहता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर लगता है, कदम हुआ, गुलमोहर हुआ, तो ये पेड़ के ऊपर या पेड़ पर लगने वाले फूल हैं। कौन कौन सा है? गुलमोहर है, कदम्ब है। ये झाड़ीदार जो पेड़ होते हैं उन पे लगता है। गुलाब, गुड़हल, ये झाड़ीदार ही कुछ होते हैं, कटीले झाड़ीदार। और बेल यानी जो लताएं चढ़ी होती हैं उन पे कौन सा फूल होता है? ये चंपे का फूल होता है, चंपा जिसे बोलते हैं। और पानी के पौधों पर एक प्रकार का दूसरा कैक्टस होता है, पानी वाला, वो पानी पे उगता है। एक कुमुदनी भी जान रहे होंगे, एक वाटर लिली होती है कुमुदनी, जो गाँव में हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कुमुदनी। तो ये हो गया। और कुछ फूल ऐसे भी हैं कि जो रात में ही केवल खिलते हैं, जैसे हमारा क्या हुआ, ये जैस्मीन है। ये जैस्मीन हुआ, ये रात रानी हुआ, ये सब रात में खिलते हैं फूल। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं कि जो दिन में तो खिलते हैं लेकिन रात में क्या है कि बंद हो जाते हैं। ये सूरजमुखी है, कमल है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ फूल ऐसे भी हैं जो खास महीने में उगते हैं। ये देखिए, ट्यूलिप हुआ, ये गेंदा हुआ। ट्यूलिप कहाँ फेमस है? ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मतलब वहाँ पे
अद्भुत नज़ारा है वहाँ पे। पूरा पार्क ऐसे लगता है और इतने ज़्यादा फूल हैं, इतने किस्म के वैरायटी के फूल हैं कि देखने में ही मज़ा आता है। आप लोग ट्यूलिप गार्डन अगर देखना होगा तो गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये कुछ खास महीने, ये लगभग अप्रैल के लगभग थर्ड वीक में वहाँ उगता है ये। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन। गेंदे का फूल भी देख ले, ठंडी आ गया है। इसके पहले ही जो है ये ठंडी के आसपास ही ये उगता है गेंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ फूल ऐसे भी हैं जो साल भर लगते हैं, जैसे रोज हुआ, गुलाबी। ये कोई वो एक वाटर लिली था, ये कोई दूसरा कुमुदिनी है। तो अगर वो आता है कि कुछ पानी के पौधों पर, तो ये कैक्टस और एक कुमुदनी वाटर लिली आएगा इसमें। एक दूसरा कुमुदनी कोई है जो साल भर ये खिलता रहता है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं कि जो जिसमें फूल नहीं होता, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट में क्या होता है, फूल नहीं होते हैं। एक कॉनिफर्स क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कोन का मतलब क्या होता है, शंकु। तो कोन से ही बना है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स को बोलते हैं जो शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, जो कि कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होता है, जैसे उत्तरी ध्रुव के आसपास, या जहाँ कम गर्मी होता है वहाँ ये उगता है कॉनिफर शंकुधारी। जैसे जो हमारा देवदार होता है, देवदार और चीड़ होता है, चीड़, ये सब क्या होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं हमारे। ठीक है, ये शंकुधारी का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये शंक्वाकार में रहते हैं, आपने शंकु तो देखा ही होगा, ये ऐसे रहते हैं। ये वृक्ष लगभग ऐसे रहते हैं, में ऐसे रहेगा, ऐसे 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 कुछ रहते हैं ये वृक्ष। इसलिए इनको शंकुधार, देवदार हो गए, चीड़ हो गया मेरा, ये लगभग उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो ये कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें फूल नहीं लगता है। मनी प्लांट हो गया हमारा, ये कॉनिफर जिसको शंकुधारी बोलते हैं, शंकुधारी वृक्ष, इसमें भी फूल नहीं लगता है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे यूपी में क्या होता है, कचनार की सब्जी। कचनार का सब्जी मतलब उसके फूल की जो है सब्जी बनती है, काफ़ी फेमस है ये, बहुत सब जगह मिलता भी नहीं है ये। केले के फूल की सब्जी कहाँ बनता है, ये केरला में बनता है। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं, ये महाराष्ट्र के फेमस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ, महाराष्ट्र में। केले के फूल की सब्जी कहाँ, केरला में। उत्तर प्रदेश में क्या है, कचनार की सब्जी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये गुलदावरी जीनिया क्या होता है। ये कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनसे हमें रंग जो है बनाया जाता है, गुलदावरी, जीनिया। इन और इन रंग से क्या होता है, कपड़े भी रंगे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गुलदावरी जीनिया के बारे में दो तीन पॉइंट है कि ये इससे रंग बनाए जाते हैं, इनके रंग से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये क्या होते हैं, फूल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये गुलाब जल और ग्लिसरीन, इनको क्या करते हैं, हम एक शीशी में मिला के इसमें कुछ 2 4 से 10 बूंद जो है नींबू का रस भी डाल देते हैं, जिसको हम फिर सर्दियों में लगाते हैं, जिससे त्वचा जो है रूखी या फटती नहीं है। ठीक है, और कन्नौज का इत्र जो है हमारी उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस है, ये कन्नौज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल है। क्या शामिल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का क्या है, इत्र है, कन्नौज का इत्र। ये कैसे बनता है, आसपास के जो ज़िले होते हैं या क्षेत्र होते हैं वहाँ से जो है लबट, ट्रकों ट्रकों फूल लाते हैं, ट्रकों में लद के उसी फूल से ये बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार का इत्र नेचुरली बनाया जाता है, फूलों से बनाया जाता है। कन्नौज का इत्र काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये गुलाब जल। और गुलाब जल भी जो है क्या होता है, फूलों से ही बनाया जाता है। केवड़ा भी होता है, ये भी क्या होता है, फूलों से ही बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गाजी खान इलाका कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है। ये से था एक पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इसका लोकेशन। और क्या होता है कि अगर हम किसी मिट्टी को या किसी ज़मीन को अगर हम कीड़े मकोड़ों से बचाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी और गोबर को मिला के उसकी लिपाई कर देते हैं, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगर किसी चीज़ को भी कीड़ों से बचाना है तो आप गोबर की लिपाई कर दीजिए, काफ़ी दिन तक वो सेफ़ रहेगा। तो अक्सर गाँव में जो है खलिहान उलिहान होता है, जहाँ धान गेहूँ रखा जाता है, तो क्या करते हैं, वहाँ मिट्टी गोबर को पानी में मिला के उसकी लिपाई कर देते हैं, तब उस पर धान या गेहूँ जो भी रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सोहना गाँव के यहाँ कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, सोहना गाँव,
जब ये सोना गाँव हरियाणा से जब हम दिल्ली आते हैं तो रास्ते में गुरुग्राम भी पड़ता है। गुरुग्राम में आप ये भी जानना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि 2015 में गठन हुआ था। इसमें लगभग इस समय पे 102 कंट्री है। इसमें 102वां जो कंट्री है बारबुआ, एंटीगुआ और बारबुडा है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी पूछ लेता है, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है कि गुरुग्राम में क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये मुख्यालय हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और इसमें कितने देश हैं, 102 देश हैं। 102 देश हैं। 101वां देश तो इसका अमेरिका था, लेकिन 102वां देश कौन सा था, एंटीगुआ और बारबुडा था। तो ये 2015 में इसका स्थापना हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या होता है कि खूंटी, हम लोग के यहाँ अ, खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए एक पतले जो है ऐसे फावड़ा टाइप का होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटका में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं। ये चीज़ें हम आपको आगे पिक्चर में दिखाएंगे। कुरगे क्या होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ जो खेत को जोतने के लिए पहले बैल से हल का प्रयोग करते थे, जो ऐसे रहता था हल। यहाँ क्या बोलते हैं, कर्नाटका में हल को क्या बोलते हैं, कुरगे बोलते हैं, ये बोलते हैं। और जो फावड़े टाइप का होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्नाटका में खूंटी बोलते हैं। इलगे क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हंसिया बोलते हैं, हम लोग क्या होता है ठीक उसी प्रकार से इनके यहाँ क्या होता है, जैसे ये हंसिया हो गया, ये ऐसे हंसिया रहता नहीं है, ठीक इसी प्रकार से इनके यहाँ क्या रहता है, इनके यहाँ इलगे बोलते हैं कर्नाटका में। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। गीजू भाई बधेका का तो नाम हम लोगों ने सुना ही है कि बीएड बीटीसी में काफ़ी फेमस है ये बालोद्यान के लिए काफ़ी फेमस है। और इनके एक पुस्तक भी है डे ड्रीम, काफ़ी फेमस है। इन्होंने जो है बच्चों की कहानियाँ काफ़ी लिखा, बच्चों, पेड़ों, वृक्षों, वातावरण, पर्यावरण की कहानियाँ काफ़ी लिखी हुई हैं गीजू भाई बधेका, तो काफ़ी फेमस है। बाल मनोविज्ञान में काफ़ी फेमस है। बालोद्यान के लिए, बाल मंदिर के गुजरात के थे ये। गीजू भाई बधेका कहाँ के थे, गुजरात के। नेक्स्ट देखेंगे कुछ पक्षियों के बारे में, हम देखेंगे कौन सी पक्षी घोंसला अपना कहाँ कैसे बनाती है। तो उसी सिलसिले में देखेंगे कलचिड़ी पक्षी को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। ये घोंसला अपना कहाँ बनाती है, ये पत्थरों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें घोंसला बनाती है। ये देखिए पत्थर हो गया ऐसे ऐसे, तो ये क्या करता है, अपना घोंसला यहाँ बना लेती है। तो कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच खाली जगह पर बनाती है। कैसे बनाती है, जितनी भी नाजुक टहनियाँ होती हैं, पेड़ों की जो टहनियों को ले आती है, उनकी छोटे छोटे जो जड़ें होती हैं, जो दूबा हुआ घास की होती है, इनकी जड़ें ले आती है। ऊन है, बाल है, रुई, तो इन सब चीज़ों से घोंसला अपना बनाती है कलचिड़ी। किससे, नाजुक टहनी हो गया, जड़ें हो गया, ऊन, बाल, रुई, इनसे अपना घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसला कैसे, कौवा अपना बनाता है कैसे घोंसला, ये अपने घोंसले में लोहे का तार इस्तेमाल करता है, लकड़ी की शाखाएं भी ले आता है कौवा, ध्यान रखेंगे। और कोयल क्या करता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है और कौवा ही उसको सेता है, पालता है। कौवे कौवा आपको लगता होगा कि कौवा बड़ा एहसान कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसको नहीं पता होता कि वो किसका अंडा है, नहीं तो वो शायद फोड़ देता उसे। ठीक है। और एक कौवे के घोंसले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, काफ़ी ऊंचा जो भी पेड़ का रहेगा वो शीर्ष रहेगा, लगभग वहीं घोंसला बनाता है अपना, ऊंचाई पे। ठीक है, कैक्टस के बारे में कहा जाता है कि कैक्टस क्या है, ये ये फाख्ता को बोलते हैं, फाख्ता। फाख्ता एक बर्ड है, कबूतर की तरह होता है, हम आपको दिखाएंगे आगे कि फाख्ता कौन सा है। ये जो कैक्टस का मतलब नागफनी होता है, जो कांटेदार, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, उसी को कैक्टस बोलते हैं। फाख्ता उन्हीं कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में, उसी में क्या करता है, फाख्ता अपना घोंसला बनाता है। किसमें, नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच, ध्यान रखेंगे। गौरैया के बारे में जान लेते हैं कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ये तो कहीं भी बना सकती है घोंसला अपना, जहाँ भी खाली जगह में, अक्सर ये घरों में अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, जहाँ खाली जगह पाएगी वहाँ घर अपना घोंसला बना देती है। कहाँ, घर में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, यहाँ घोंसला बनाती है। कबूतर भी कुछ इस तरह से ही घोंसला बनाता है, जहाँ पे कहीं खंडहर, कोई मकान हो, कोई घर हो, कोई
जंगला, कोई टाड़ी हो, जहाँ भी पाता भी, जहाँ हम रूम लेके रह रहे हैं वहाँ भी मेरे बगल में ही बनाया हुआ है ये घोंसला। ऐसे जंगला है, उसी पे थोड़ा सा खाली जगह, कबूतर वहाँ घोंसला अपना बना लिया है। तो जहाँ भी खाली जगह पाएगा अपना आशियाना बना लेगा कबूतर। कबूतर कुछ गौरैया से घोंसला बनाने में तुल्यता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बसंत गौरी के बारे में, देख लेते हैं कि ये अपना घोंसला कैसे बनाती है। बसंत गौरी को भी आपको दिखाएंगे आगे। ये गर्मियों में क्या करती है, टुक टुक की आवाज़ करती है। बसंत गौरी की खास विशेषता होती है, ये क्या करता है, तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। जो तना होता है, जैसे पेड़ का तना है, इसी में क्या करेगी, इसी तने में अपना जो है घोंसला जो है इसको खोखला करके, छेद करके, और उसी में घोंसला अपना बना लेती है बसंत गौरी। तो हमने कुछ चीज़ें देखी इसमें। एक दो बार आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें सारी आपको जो कंठस्थ हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं आप लोग। इतना कोई वो है नहीं, बस एक दो बार देख लेंगे याद हो जाएगा। बस इस क्या करना है आपको, गो एंड थ्रो एक बार होना है, एक दो बार, फिर सारी चीज़ें रहेंगी। बस इसमें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नोट करिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के जो पूछने का तरीका है वो पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप एक भी पॉइंट मिस कर रहे हैं तो शायद क्वेश्चन गलत हो जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट पूछने लगा है। अच्छा, एक पक्षी और है, हम उसके बारे में देख लेते हैं, शक्कर खोरा पक्षी। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फायर टेल्ड बर्ड भी बोलते हैं। फायर टेल्ड बर्ड भी बोलते हैं ये शक्कर खोरा पक्षी। इसका भी पिक हम आगे दिखाएंगे, हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। ये थोड़ा अजीब टाइप के घोंसला बनाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें पाती हैं खाली सभी को उठा के अपने घोंसले में डाल देती है। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि अपने कहाँ घोंसला बनाते हैं, छोटे पेड़ में जो, या कहीं झाड़ी रहता है, झाड़ी की डाली पर ये घोंसला बनाती है। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाती है घोंसला शक्कर खोरा। कैसे कैसे बनाती है, अपने घोंसले में क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है, बाल कहीं से पाती है उसको ले आती है, बारीक घास होता है उसको ले आती है, पतली टहनियाँ होती हैं उसको ले आती है, सूखे पत्ते उसको भी शामिल करती है, रुई भी इस्तेमाल करती है अपने घोंसले में। पेड़ की छाल, जैसे वो कलचड़ी इस्तेमाल करते थे, इंडियन रॉबिन, रुई भी लाती थी वो, पतली टहनियाँ वो भी लाती थी, सूखे पत्ते। ये पेड़ की छाल भी ला रही है। पेड़ की छाल के जो टुकड़े होते हैं उन सभी को, कपड़ों के चीथड़े उठा लाती है। कहीं मकड़ी अपने जाला बुनी हुई है तो जालों को भी लाके अपने घोंसले में डाल देती है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें लाती है। पहली बात तो ये छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर घोंसला बनाती है। किन किन चीज़ों से बनाती है, बाल बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े। और भी क्या करती है, मकड़ी की जाल भी पाती है तो उसको भी लाके इतना घोंसला बनाती है। कई सारी चीज़ें लाके तब ये शक्कर खोरा पक्षी अपना घोंसला बनाती है। अभी हम आपको इसका पिक भी दिखाएंगे फायर टेल बर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, ये बीवर पक्षी के बारे में भी जान लेते हैं। काफ़ी ये अद्भुत टाइप का घोंसला ये बनाती है। बीवर पक्षी के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें नर बीवर पक्षी ही घोंसला बनाते हैं, मादा बीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाता है, मादा बीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नर बीवर पक्षी जो है मेहनत करके घोंसला बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी क्या करती है, उसमें जो सबसे बढ़िया घोंसला रहती है उसको चुन के जो है उसमें अंडे देती है, इसका यही काम होता है। सारे नर बीवर पक्षी मिलके क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। और मादा बीवर क्या करती है, उसको जो पसंद आता है उस घोंसले में जाती है, उस घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, एक ये पहेली के माध्यम से आपको एक पक्षी के बारे में बूझना है कि कौन सा हो सकता है। एक इसमें लिखा, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। बताइए कौन सा है ये चीज़ें, ऐसा भी एग्जाम में दे के पूछ सकता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, ये नीला नीला ही रहता है, उसके दुम पे पैसे की तरह कुछ होता है, और नीला नीला तो दिखता ही है, तो इसलिए क्या होगा, मोर होगा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षियों के बारे में एक खास विशेषता ये भी कही जाती है कि ये पक्षियाँ जो है केवल अंडे देने के लिए ही अपने घोंसला बनाती हैं। जैसे ही ये मतलब उनका अंडे से बच्चा निकल आता है, या वो बच्चा उड़ने लायक हो जाता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, उस घोंसले को छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गाय के दांत के बारे में कि इनके कैसे कैसे दांत होते हैं। इनके आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या ये पत्तों को काटने के लिए होते हैं। आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत क्या होते हैं, घास चबाने के लिए चपटे और बड़े होते हैं। तो आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
पत्तों को काटने के लिए यूज होता है। पीछे के जो दांत होते हैं क्या होते हैं, बड़े और चपटे होते हैं, ये घास चबाने के लिए होता है। बिल्ली के दांत की क्या विशेषता है देख लेते हैं। इनके दांत नुकीले होते हैं, क्योंकि मांस को चीरने और फाड़ने और काटने के लिए जो है वो काम में आता है, इसलिए इनके दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, सांप के दांत के बारे में देख लेते हैं। काफ़ी विषैला जानवर है भाई सांप। देखते हैं ये नुकीला होता, सांप के दांत भी क्या होता है, नुकीले होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को जो है फाड़ता या चीरता नहीं है, ये अपने शिकार को निगल जाता है। ठीक है। गिलहरी के दांत के बारे में एक खास विशेषता ये है कि इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ये हमेशा बढ़ने की वजह से ही ये क्या करती है, हमेशा जो है अपने दांतों से काटने और कुतरने का काम करती रहती है, जिससे इनके दांत क्या करते हैं, घिसते रहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं ऐसा करेगी तो इनके दांत बाहर पता चलेगा आ जाएंगे। तो ये ऐसा करती है। इनके दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों मैं, अगर हमेशा बढ़ते रहते हैं इसी वजह से क्या करती है, दांतों से काटने और कुतरने का काम करती है, ताकि इसके दांत जो है क्या हो, घिसते रहें। ठीक है। जुहू चौपाटी इलाका जान है कहाँ पे होता है, ये महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है, ये बीच का क्षेत्र होता है, काफ़ी लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं। जुहू चौपाटी ये भी वहाँ का फेमस है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार ऐसे पूछ लिया था कि एलिफेंटा एलिफेंटा के बारे में पूछा था, तो ये भी एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में ही है। ये भी तटीय इलाका है, ये भी बीच है वहाँ का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसे जुहू चौपाटी भी पूछ सकता है। नल्ला मांडा जो है कहाँ का फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में है नल्ला मांडा। कर्नाटक का होलगुंडी गांव ये काहे के लिए फेमस है, काफ़ी समय तक जो है ये पानी की कमी से बहुत दिन तक ये परेशान हुआ था। फिर बाद में जो है वहाँ के एक पंचायत के एक अच्छे ढंग से मैनेजमेंट के कारण वहाँ पे जो है पानी आ सका था। उस पंचायत में कौन कौन शामिल थे, उस पंचायत में बड़े 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 बुजुर्ग लोग भी थे और बच्चे भी जो है शामिल हुए थे। और उस संघ को क्या कहते हैं, भीमा संघ के नाम से जाना गया था। इस संघ ने जो है कर्नाटक के इस होलगुंडी गांव में पानी की जो समस्या है, इसके लिए अस्थायी निदान इन्होंने ढूंढा था। तो ये कहाँ पे होलगुंडी गांव है, कर्नाटका में है। ये काहे के लिए फेमस है, ये पानी वाटर मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया था, ताकि जो है उस पार्टिकुलर क्षेत्र में पानी का सोर्स आ गया था। और ये इसका प्रयास किसको इसका जो है क्रेडिट किसको दिया जाता है, भीमा संघ को दिया जाता है। भीमा संघ में कौन कौन शामिल थे, इसमें बड़े बुजुर्ग लोग भी थे और बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों का काफ़ी योगदान था इस भीमा संघ में। तो ये ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं ये रेगिस्तानी योग के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केबीएस हो, चाहे डी प्लस भी, किसी में भी अगर ईवीएस पूछा जा रहा है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसमें केबीएस का अलग पैटर्न, वो इसमें पॉइंट करके पूछ लेता, 3-4 पॉइंट देगा, कौन सा इसमें से गलत है या कौन सा सही है, ऐसा दे के पूछेगा तो हम जानेंगे। पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये काफ़ी ऊंचा होता है, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। ये क्या होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, पत्तियाँ बहुत कम होती, पेड़ की जड़ें जो है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी पेड़ की जड़ें ज़मीन में जब तक जाती हैं जब तक कि इनको पानी ना मिल जाए। और ऐसा माना जाता है कि लगभग पेड़ जितना बाहर जितना ऊंचा होता है, यानी जितनी इसकी ऊंचाई होती है, उसका लगभग 30 गुना इसकी गहराई यानी ज़मीन के अंदर जाता है, इतना गहरा होता है ये। तो हमने इनके बारे में क्या क्या जाना। पहली बात तो ये रेगिस्तानी ऊँट कहाँ पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, काफ़ी ऊंचा होता है, इसमें पत्ते कम होते हैं, पेड़ की जड़ें ज़मीन में जब तक जाती हैं जब तक कि इनको पानी ना मिल जाए, एक पॉइंट ये हुआ। और इनके पेड़ की लगभग जो बाहर की जो लंबाई होती है, इसका लगभग 30 गुना यानी ज़मीन के अंदर जाता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ के लोगों को चूँकि पता रहता है कि जब कभी भी इनको पानी की समस्या होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसके तने को काट कर उसमें पतली पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो ये भी एक पानी का सोर्स है, जान लीजिए। कौन सा है, ये रेगिस्तानी ओक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये आ गया कुछ हम आपको चित्रों के बारे में दिखाएंगे यहाँ पे, कि बांस से बना पुल, जो मैंने आपको कहा था कि असम में क्या होता है, बांस से बने पुल होते हैं। असम में क्या होता है, बांस के बने पुल होते हैं। ये देख लीजिए, ये चीज़ें हैं बांस
जो बच्चे स्कूल जाने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ नाला या छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, इसको पार करने के लिए उसके ऊपर पुल बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, बांस का बना होता है, जो कि असम में काफ़ी बाढ़ आता है। यहाँ तक कि हमने असम के बारे में ये भी पढ़ा था कि वहाँ जो घर होते हैं वो लगभग 10 से 12 फीट पिलर पे बनाए जाते हैं। पिलर किसका होता है, बांस का होता है। और फिर वहाँ वो लकड़ी यानी बांस का ही घर बनता है ऊपर, उसमें यूज बांस ही करते हैं। ठीक है, आगे और हम देखेंगे ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ये क्या था, ये झूला गाड़ी जिसको हम बोले थे, यानी जिसको ट्रॉली बोलते थे, ये झूला है। इसमें क्या है कि जब हम नदी को पार करने के लिए जो है क्या करते हैं, उस समय लद्दाख में ये झूला गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली, इसमें 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं। ये लोहे की अ, इसमें लोहे की एक रस्सी टाइप की होती है, तार लगा होता है, इसी पे सरकता है और नदी के एक पार से उस पार हो जाते हैं। तो ये लद्दाख में झूला गाड़ी जो हमने बताया था आगे, ये हमने आपको बताया था मुजफ्फरनगर ज़िला, जहाँ पे ये मधुमक्खी पालन के लिए काफ़ी फेमस है। इसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, इसमें देखिए एक इसके लिए एक बॉक्स की ज़रूरत होती है, जो यहाँ बॉक्स दिख रहा है आपको। और इस पे क्या करते हैं हम, इसमें चीनी का घोल लगाते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं ताकि छत्ते को साफ करने के लिए, ताकि उसमें कीटाणु कोई ना रहे, ये चीज़ें। और हम आपको दिखाया था दर्जन चिड़िया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि दर्जन चिड़िया क्या होती है। दर्जन चिड़िया के बारे में तो इनकी खास विशेषता होती है कि ये पत्तियों को जो है सिल के जो है अपना घोंसला बनाती हैं। विशेष प्रकार का चोंच पाया जाता है, इसलिए ये कर पाती है। ठीक है, और देखते हैं, हमने शक्कर खोरा के बारे में देखा था कि शक्कर खोरा अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो जितनी भी पतली टहनियाँ होती हैं, चाहे रुई हो, बाल हो, और चीथड़े वाले कपड़े हों, मकड़ी के जाले हों, इन सभी चीज़ों को लाके उठा के, जो पत्ते उत्ते लाके ये क्या करती है, उनसे अपना घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा है ये। ठीक है, बीवर पक्षी के बारे में हमने ये कहा था कि नर बीवर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो सॉरी, अब मादा बीवर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते, नर बीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी क्या काम करती है, सबसे अच्छे घोंसले का चुनाव करती है उसमें, और उसी में अंडे देती है। ठीक है, और भी क्या चीज़ें थी, हम लोगों ने फेरी के बारे में भी देखा था। फेरी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, केरला में इस्तेमाल किया जाता है। अपने सामान को नदी से एक पार से दूसरे पार ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें यात्रा के लिए भी लोग नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं, छोटी नाव होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए फेरी जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये फेरी होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, केरला में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हम लोगों ने टिकट के बारे में देखा था कि रेल टिकट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें पीएनआर नंबर होता है, इसमें गाड़ी का नंबर होता है, और इसमें क्या होता है, ये देखिए किलोमीटर किलोमीटर भी इसमें रहता है। इसमें कितने लोग बैठेंगे, किस बर्थ में जो है रहते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। देखिए यहाँ पे कोच रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे कौन सा सीट कौन सा बर्थ है आपका, ये भी रहता है। इसमें डिस्टेंस भी रहता है, और डिस्टेंस रहता है। इसमें देखिए ये कितना रुपया आपका लगा, ये सब ये रहता है। और इसमें डिस्टेंस भी इसमें दिया होगा। कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें जो हमने आगे डिस्कस किया था, ये सब सारी चीज़ें जो है ट्रेन टिकट में होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये भी। और केबीएस में भी हमने देखा, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि ट्रेन के बारे में, कि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में जो है कितना समय लेती है। इसमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सब सारी चीज़ें भी हम इसे क्वेश्चन भी देखेंगे आगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो ये जो मैंने कुरिगे के बारे में हम लोगों ने देखा था, कुरिगे ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कर्नाटका में। जैसे हम लोगों के यहाँ हल, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर्नाटका में क्या करते हैं, उसको कुरिगे बोलते हैं। ये देखिए ये कुरिगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में हम लोगों ने देखा था। और थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं आपको, ये क्या है, ये है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि काफ़ी ऊंचा होता है, इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। हमने ये भी कहा कि लगभग इसकी जड़ें जो है, ये जो
बाहर जो आपको ऊंचाई दिख रहा है इसका लगभग 30 गुना अंदर जाती हैं, और जब तक अंदर जाती हैं कि जब तक इनको पानी का सोर्स कहीं मिल ना जाए। ठीक है। और अगर यहाँ के लोगों को अगर पानी की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, इसके तनों को तनों को काट कर इसमें पतली पाइप डालकर पानी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये चीज़ें क्या है। ये जो है खिजड़ी वृक्ष है, जो कि काफ़ी, इसका जो है शाखा से इससे दवा बनता है। और इसके फूल एक विशेष प्रकार का होता है, जिससे क्या होता है, सब्जी बनता है। ये छायादार होता है, पेड़ काफ़ी बड़े होते, छांवदार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कुछ और भी टॉपिक था। ये असम के बिहू के त्यौहार के बारे में देते हैं। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या क्या होता है, इसमें चावल की जब नई फसल कटती है तो उसी पे ये बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या क्या खास होता है, इसमें बांस से वेला घर बनता है। वेला घर बनता है, ये एक प्रकार का अस्थाई घर होता है। जैसे हम लोग के यहाँ छप्पर अस्थाई घर होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भेला घर बनता है। फिर इसके क्या करते हैं, इसके 2-3 दिन तक इसका त्यौहार मनाने के बाद इस भेला घर को जला भी देते हैं। ये किससे बनता है, बांस से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस खास त्यौहार का जो पहला दिन होता है उसको उरुका बोलते हैं। उरुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या बनता है, इसमें एक बोरा चावल की एक किस्म है, ये बनता है। और मछली सब्जी ये सब बनाते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं। और ये किस महीने में मनाया जाता है, माघ में मनाया जाता है। माघ में ये माना जाता है कि असमिया कैलेंडर का जो 10वां महीना होता है उसी की 14-15 जनवरी में ये आता है। असमिया माह का जो 10वां महीना होता है उसी को माघ बिहू बोलते हैं। उसी में ये लोग क्या करते हैं, बिहू का त्यौहार मनाते हैं। तो ये 14 से 15 जनवरी के आसपास आता है असमिया कैलेंडर में, 10वें महीने माघ की। और प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या बनता है, इसमें भेला घर बनता है। भेला घर में क्या करते हैं, सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष सभी, सारी महिला पुरुष सभी लोग, लड़कियां लड़के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। और सब लोग मिलजुल के खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं, पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। ये बोरा चावल की किस्म है जो कि उस पे बनाया जाता है। इसको बनाते कैसे हैं, ये मतलब ये थोड़ा चावल कुछ ऐसा रहता है कि इसको पकाने पे ये थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। ये स्पेशल है बोरा चावल। वहाँ पे क्या बनता है, एक और चावल है जिसका नाम है चेवा चावल, ये भी काफ़ी फेमस है। इसको जो है ताओ ताओ में पकाते हैं। ताओ क्या बोलते हैं, इसको कढ़ाई बोलते हैं। असमिया में ताओ मतलब कढ़ाई होता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको आग पे जो है हम कढ़ाई को रख देते हैं, उसमें पानी उबाल लेते हैं, उसी में चावल डाल देते हैं। फिर उसके चावल के ऊपर क्या करते हैं, केले के पत्ते से इसको ढक देते हैं, जिससे चेवा चावल कुछ देर बाद में तैयार हो जाता है। चेवा चावल, बोरा चावल, ये कहाँ का फेमस है, ये असम का है, फेमस है। ये किस त्यौहार पे काफ़ी जो है क्या त्यौहार पे जो काफ़ी बनाया जाता है, ये बिहू त्यौहार में अक्सर यूज होता है। इसमें भेला घर भी ध्यान रखेंगे, भेला घर में ही सामूहिक भोज का ये लोग आयोजन करते हैं, उसमें बोरा चावल की किस्म बनाते हैं। और देखेंगे इसमें पाट और मुगा की मेखला चादर भी, इसमें कुछ महिलाएं लड़कियां होती हैं वो कि आती हैं, वो पाट और मुगा की कुछ मेखला चादर होती है उसको पहन के आती हैं। उसमें एक मेजी भी बनता है बिहू त्योहार पे, वो लकड़ी का होता है, वो भी हम आगे पिक्चर में दिखाएंगे आपको क्या होता है। इसको मेजी लकड़ी को बिहू त्योहार पे ही बनाते हैं। और फिर भेला घर भी बनाते हैं, और इसको त्योहार मनाने के बाद में क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मिड डे मील के बारे में देख लेते हैं कि हमारी योजना है। ये कब आया था मिड डे मील, मिड डे मील यहाँ जो है असमिया में मिड डे, यहाँ भात और सुक्तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भात सुक्तो क्या बोलते हैं, चावल सब्जी। जैसे मिड डे मील में जो डिश होता है जो संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बनता है, तो ये जो चावल और सब्जी का डिश था इसको क्या बोलते हैं, भात सुक्तो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसमें क्या बनता है, लूची, छोला, दाल, मिष्टी, ये सब सारी चीज़ें जो है असमिया वहाँ जो असम में जो स्कूल हैं वहाँ का जो डिश है वो बनता है। डिश जैसे मंडे सोमवार ये सब सारी चीज़ें रहती हैं उसमें बनता है। जैसा जैसा दिन रहेगा उसी हिसाब से बनता है। कुछ ये भात सुक्तो, लूची, छोला, दाल, मिष्टी, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। और एक खास विशेषता ये भी होती है कि जब आप डेली वहाँ खाना खाने जाते हैं मिड डे मील पे, जब
लंच पे। तो वहाँ पे सभी को एक गोले पे गोला बना के बैठना होता है, और सबको, और डेली डेली जो है उस गोले को जो है एक ही कि ये नहीं कि मतलब आज कोई बैठा, गोले पे बदल बदल के जो है बिठाया जाता है। ये भी है वहाँ की खास विशेषता है। तो मिड डे मील के बारे में जान लेते हैं कि कब स्टार्ट किया गया था। 15 अगस्त 1995 को हमारे भारतवर्ष में स्टार्ट हुआ था ये। आ, फिर बाद में अब तो इसका नाम पीएम पोषण हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि मोदी जी ने अभी 2022 में इसको घोषणा किया है कि इसका नाम क्या होगा, पीएम पोषण हो गया है। ये मिड डे मील स्कीम जो है 2000, पहले तो ये केवल इसमें अनाज दिया जाता था, बच्चों को 3 किलो पर मंथ जो है दिया जाता था। लेकिन 2004 में क्या कर दिया गया, इसको पका भोजन में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। मिड डे मील स्कीम लिखा, MDMS का मतलब मिड डे मील स्कीम। ये 2004 में क्या कर दिया गया, पका भोजन कर दिया गया। फिर 2008 में क्या चेंजेस इसमें लाए गए, इसमें जितने भी एडेड स्कूल थे जो सरकार के द्वारा, और जूनियर जितने स्कूल थे उन सभी में ये लागू कर दिया गया। पहले तो ये प्राइमरी में केवल लागू था, 1 से 5 तक में। फिर बाद में इसको पका हुआ भोजन 2004 में देने लगे। फिर 2008 में क्या करते, जूनियर और जितने भी एडेड जूनियर थे सभी में शामिल कर दिया गया ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे देखेंगे गुरुद्वारा जो है कहाँ। गुरुद्वारे में एक लंगर लंगर लगता है, जिसमें सिख लोग जो है मिलके बड़े प्यार से सबको खिलाते पिलाते हैं, वहाँ मिलके बनाते खिलाते पिलाते हैं। तो ये लंगर की जो प्रथा है कहाँ से शुरू हुई थी, ये जो गुरु नानक देव जी थे वहाँ से शुरू हुआ था। सिखों के जो प्रथम गुरु थे कौन थे, गुरु नानक देव जी। वहीं से लंगर की प्रथा शुरू हुई, लंगर लगना, गुरुद्वारे पे लगता है लंगर। ठीक है, आगे तक ये देखेंगे। ये पोचमपल्ली जो ये बुनाई है ये कहाँ का फेमस है, वहाँ का पोचमपल्ली का बुनाई, ये साड़ी के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, ये तेलंगाना का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये ये कैसे कैसे क्या बनाते हैं इसमें। इसमें पहले लड़ी को खरीद लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उबालते हैं, उबाल के ये धागा बनाते हैं। फिर धागे को क्या करते हैं, रंगते हैं, रंगने के बाद में करघे पे लपेट लेते हैं। फिर इससे इसको क्या करते हैं, बुन के जो है कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले लड़ी लाते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद में इसको धागा बना लेते हैं, धागे को रंग देते हैं जिस जिस रंग का जो है कपड़ा बनाना उनको। फिर करघे पे क्या करते हैं, उसको लपेट देते हैं, फिर इसको बुनाई कर देते हैं, जिससे वो कपड़ा तैयार हो जाता है। ये देखिए कुछ क्षेत्रीय जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि पोचमपल्ली का ये साड़ी पे बुनाई काफ़ी फेमस है। ये कुल्लू की साल काफ़ी फेमस है। कुल्लू कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कुल्लू मनाली ये पर्वतीय इलाका है, यानी हिली स्टेशन है कुल मिला के। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का फेमस है, जो कि हम लोगों ने आगे पढ़ा है, बिल्कुल नेचुरल ढंग से बनाया जाता है इसमें। ये बिहार का फेमस है मधुबनी। असम का सिल्क काफ़ी फेमस है। कश्मीरी कढ़ाई काफ़ी फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई, उस पर कढ़ाई किया जाता है। ठीक है, ये मलयालम में कुछ देखेंगे कि चाचा को क्या बोलते हैं, चिटप्पन बोलते हैं, चाची को क्या बोलते हैं, कुंजम्मा बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। मलयालम में क्या बोलते हैं, चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजम्मा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अबू धाबी में खजूर के पेड़ काफ़ी पाए जाते हैं। अबू धाबी UAE में है। वहाँ कौन सा अरबी भाषा बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा है। और वहाँ पे जो पैसा चलता है वो क्या चलता है, दिरहम चलता है। वहाँ पूरा एकदम रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, आगे देखेंगे। अबू धाबी में क्या, खजूर के पेड़ काफ़ी, ये उगने में वहाँ के लिए आसान भी है, और सब जगहों वहाँ और सारी चीज़ें उगेंगी भी नहीं, इसलिए वहाँ ये सब सारी चीज़ें सस्ती होती हैं। पेट्रोलियम भी काफ़ी सस्ता है, लेकिन पानी वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बहुत महंगा, क्योंकि वहाँ आसपास जो है नदी समुद्र ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अबू धाबी में क्या, खजूर के पेड़ ज़्यादा हैं। गरम मसाला में हम देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग घरों में अपने यूज करते हैं कि क्या क्या पड़ता है उसमें। तो ये पाउडर जो गरम मसाला होता है, उसमें जीरा रहता है, छोटी बड़ी इलायची रहता है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्ता रहता है, इसमें सौंठ भी पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। एक गरम मसाला का कॉम्बिनेशन है, जान लीजिएगा कि क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं गरम मसाला में। ठीक है, एक चीज़ और हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ौजी वहीदा को जानेंगे, ये कौन थी। ये बड़ी फेमस लेडी हैं, ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म नाम है इनका। प्रिज्म के बारे में हम जानेंगे कि प्रिज्म क्यों कहते हैं इनको। ये इनका बचपन से ही इनको प्रिज्म पुकारा जाता है, क्योंकि इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये कुछ ऐसे प्रिज्म की तरह काम करें। ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर हैं।
ये कौन है? फौजी वहीदा, जम्मू कश्मीर की है। भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है। ये पहली ऐसी लेडी थी कि जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। पूरी परेड की कमान संभालने का मतलब एक खास बात होती है, क्योंकि इनके पीछे जो है 3 टुकड़ी होती है और इनको जो है लगभग 36 निर्देश देने होते हैं बहुत ऊंचे आवाज़ में, ताकि पिछली टुकड़ी तक जो है इनका आवाज़ जाए और वहाँ जो आस-पास चारों तरफ दर्शक रहते हैं वो भी सुने कि ये कौन सा निर्देश दे रही हैं। 36 प्रकार के निर्देश होते हैं इसमें। ठीक है, ये किस गांव से बिलोंग करती हैं? थन्ना मंडी गांव से बिलोंग करती है। कहाँ पे पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है ये। और इनको ये गर्ल गाइड भी रही हैं, कुछ दिन जो है पर्वतों पे जो है लोगों के साथ चढ़ती थी। तो ये गर्ल गाइड के रूप में भी कुछ दिन इन्होंने अपना भूमिका दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नेवल शिप जो जो समुद्री जहाज होता है उस पे क्या क्या होता है, उस पे प्राथमिक सहायता देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन लोग होते हैं? एक तो डॉक्टर होता है, 2-3 लगभग सहायक होते हैं। इसमें ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, कुछ मशीनें होती हैं कि इमरजेंसी पड़ने पर कैंची हुआ, ये सब सारी चीज़ें हुई, ब्लेड हुआ, ये सब सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। परेड क्या होता है? परेड जो हमने डिस्कस किया था इनके बारे में इनके बारे में हमने जो फ़ौजी वहीदा के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी। भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है प्रेजेंट टाइम में। इनके बारे में हमने जिक्र किया था कि परेड ये करती थी, पहली ऐसी महिला जिन्होंने परेड अकेले जो है उसको मतलब डील किया था, संभाला था इसको। तो परेड में क्या होता है, ये वो कुछ ऐसा परेड था कि पीछे, सॉरी मैंने वहाँ 3 कह दिया था, यहाँ 4 टुकड़ियाँ हैं। परेड को संभालने का मतलब बहुत बड़ा साहस का काम था, क्योंकि उसमें 4 टुकड़ियाँ होती थी। 4 टुकड़ियों में भी कुछ सैनिक रहते थे उसमें, और उन सभी को जो है इतने ऊंचे स्वर में वो देना था, निर्देश देना था, ताकि जो है उस अंतिम टुकड़ी तक वो बात सुनाई दे और चारों तरफ जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी सुने कि वो क्या कौन सा निर्देश दे रही हैं। तो ये देखिए 36 प्रकार के इसमें निर्देश हैं जोर से, ताकि पिछली टुकड़ी भी सुने और देखने वाले भी सुने। और इनको प्रिज्म क्यों कहा जाता था? प्रिज्म इसलिए कहते क्योंकि जैसे एक कांच का होता है, जब इससे हम ये लाइट को, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ऐसे प्रिज्म रहता है, इसको जब हम लाइट को गुजारते हैं तो ये सब सारे रेज जो है ऐसे कलरों में विभाजित हो जाता है 7। तो इनके पिताजी की भी इच्छा थी कि ये भी कुछ ऐसे ही किरणें जो है अपना प्रकाश फैला के जो है देश का नाम रोशन करें। तो इसीलिए इन्होंने इनको वो प्रिज्म जो है उपनाम दिया था, टाइटल दिया था। ये प्रिज्म के नाम से काफ़ी फेमस है, फौजी वहीदा प्रिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्किटपो पुल क्या होता है? स्किटपो पुल जो है ये एक गांव है। कहाँ का गांव है? ये लद्दाख का गांव है, बस इतना जानेंगे। लद्दाख में क्या है, आमाले मतलब क्या होता है? अम्मा को क्या बोलते हैं? आमाले। अम्मा जैसे बोलते हैं गांव में अम्मा, अम्मा से ध्यान रखिएगा अम्मा। आबाले से पिताजी, पिताजी कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि आबाले मतलब गांव में बप्पा भी बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, तो अब इससे आप रखेंगे बप्पा मतलब पिताजी को बप्पा बोलते हैं। मेले को क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ 2 बार माँ रिपीट हुआ, ठीक इसी प्रकार दादाजी में भी 2 बार दा रिपीट होता है, तो मेले से दादाजी, आमाले माँ, आबाले पिताजी। ठीक है, ये याद करने का वो कुछ तरीका। आगे हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं इसके बारे में। ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से चीज़ों को जो है बताया। ये क्या है? कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुँह से का निकली सीसी, आँख नाक से निकली पानी, याद दिला दूँ सबकी नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये मिर्चा के बारे में कहा गया है, जो कूटी जाती पीसी जाती है। क्या होता है? तीखा बनता है, अगर थोड़ा सा डाल दिए तो और ज़्यादा तीखा हो जाता है। कुल मिला के ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी देखिए हल्दी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? ये कूटी जाती है तो क्या होता है? ये पीसी जाती है। ये खाने में क्या होता है? पीला रंग भी इसका होता है। तेल में मुझे मिलाकर जो है दादी खिलाती हैं या जो भी है। और चोट में भी ये लगाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चोट लगे तो झट से लगा लो, और सबके चोट को यहाँ तक कि दूध में भी हल्दी डाल के पिलाते हैं, ताकि इसका जो है जख्म जल्दी भर जाए। तो ये भी काफ़ी जो है औषधीय है, इसलिए सोचो कौन हो तो हल्दी है ये। आप लोग कर लेंगे अगर ऐसा कुछ देता है पहेली नुमा। ये काले काले मोती जैसे, ये चीज़ मिर्च के बारे में बताया गया है, ये भी काफ़ी तीखा होता है।
बारीक पिसा दरदरी सा होता है, तीखा स्वाद वाला होता है। मीठे और नमकीन में भी इसका प्रयोग होता है, मीठे मीठे में भी, ध्यान रखिएगा, मीठे और नमकीन में भी। मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। कभी कभी ऐसे दे दे कि मीठे में भी यूज होता है तो हम कहेंगे नहीं मीठे में नहीं, लेकिन मीठे में भी यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी किसमें क्या है। जी, ये दिया है जीरा की, सौंफ के बारे में दे रखा है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन। जी जीरा है, सॉरी सौंफ नहीं, जीरा है ये। क्योंकि यहाँ पे दही और जलजीरे में क्या पड़ता है, जीरा ही पड़ता है पेट को सही रखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हरे रंग का ये क्या होता है, ये हरे रंग का जीरा जैसा है, देखिए ये। ठीक हाजमा रखता है, खाने के बाद मुझे खाता है, डाइजेशन सही रखता है, खाने के बाद मुझे खाते हैं मैं मुंह को स्वाद बढ़ाता हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ। तो ये कौन है, सौंफ है। क्या है, हरा हरा सौंफ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लौंग के बारे में कहा गया है कि कील जै लौंग के बारे में क्या कहा, कील जैसे दिखती हूँ मैं, कली कली होता है ये, ध्यान रखिएगा, ये कली, कली से बनता है लौंग। ये इसके कलर को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चॉकलेटी भूरे रंग की होती है, क्योंकि हम जल्दबाजी में इसको काला भी बोल सकते हैं, लेकिन काला नहीं, चॉकलेटी होता है। तेज खुशबू तो खैर होता ही है, जब दांत में दर्द होता है तब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, दांत के नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने आपको ये दिखाया था फैजी, जो फैजी दिखाया था, उसमें जो भेरा बनता है, जो बिहू पे, असम में जो बिहू त्यौहार मनाते तो जो फैजी बनता है और भेरा बनता है, फैजी लकड़ी का ये वही है, इसको जलाते हैं फिर बाद में, फैजी लकड़ी का ही रहता है, फिर बाद में जैसे त्यौहार मना के फिर इसको जला देते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ रहे हमारे महत्वपूर्ण डिस्कशन। ये क्लास फोर्थ एनसीईआरटी को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है, एक एक पॉइंट कवर किया है, कोई भी पॉइंट हमने नहीं मिस किया है। तो आप लोग एक दो बार देखेंगे, एक सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें अगर कुछ गलती होता है तो हमको बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई कमेंट होगा तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको पढ़ेंगे। और फिर आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो क्लास फिफ्थ के एनसीईआरटी ईवीएस को ही लेके पढ़ेंगे, हम आगे भी और कई सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद।